हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलना। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में गांधी और इरविन समझौता, जिसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि 1930 में गांधी जी ने जब 11 सूत्री मांगें रखी थी तो 11 सूत्री मांगों को स्वीकार नहीं किया गया था। तो गांधी जी ने इस आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है लंदन में, और इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए भारतीय दलों को इनवाइट करेंगे लंदन में, और जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। तो जो साइमन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी लंदन में, तो ये रिपोर्ट किसके लिए थी? जो आने वाला 1935 का अधिनियम है, तो उसके बनाने के संबंध में साइमन कमीशन ने कि अगला अधिनियम कैसा होगा, उसका प्रारूप कैसा होगा, तो उसके लिए उसके विषय में ये रिपोर्ट दी थी। तो इस पर चर्चा के लिए भारतीय दलों को इन्वाइट लंदन में किया गया था, जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था इसमें, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था कांग्रेस का। क्योंकि एक बार फिर असहयोग आंदोलन की भांति अगर पीछे हटे तो जन समूह का विश्वास हट जाएगा। जैसे कि आपने देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि हमने जब असहयोग आंदोलन को देखा था, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी वापस ले लेते हैं तो जन समूह जो है वो उनका विश्वास हटने लगता है। और दोबारा अगर ऐसा ही गांधी जी करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक बार फिर से वापस लेते हैं तो जन समूह का विश्वास दोबारा से हट जाएगा, फिर विश्वास पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही कारण था कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो क्या था गोलमेज सम्मेलन, ये आपको पता लग गया कि जो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसके संबंध में चर्चा होनी थी भारतीयों के साथ। तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 1930, 1931 और 1932। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि को हमने देखा कि 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा होती है और ब्रिटिश संसद में ये घोषणा की गई थी, और भारत सचिव जिस समय मॉन्टेग्यू था। तो 1917 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हुई थी तो इसमें भारत सचिव मॉन्टेग्यू था, और इसमें खासतौर से उत्तरदायी शासन की बात कही गई थी। तो इसी के चलते एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग जो मूवमेंट था वो वापस ले लिया था, क्योंकि एनी बेसेंट को ये यकीन हो गया था कि अब उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। प्रक्रिया फिर आगे बढ़ती है। 1919 का अधिनियम आता है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का अधिनियम जो था उसमें आंशिक स्तर पर कुछ उत्तरदायी शासन प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये जो आंशिक स्तर पर उत्तरदायी शासन, मतलब पूरी तरह से उत्तरदायी शासन तो नहीं आ पाया, लेकिन आंशिक उत्तरदायी शासन की बात कही गई और प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया था। 10 वर्ष बाद अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, जिसके लिए विधिक आयोग आएगा समीक्षा करने, तो ऐसा कहा गया था। तो इसी के अकॉर्डिंग 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो भी अधिवेशन साइमन कमीशन से जो भी अधिनियम है साइमन कमीशन से बनने जा रहा है उसमें भारतीयों के साथ चर्चा होनी चाहिए। इसलिए नए अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए भारतीयों के साथ जो चर्चा हुए उसी ही हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो ये जिन्ना ने कहा था कि जो भी अधिनियम बनने जा रहा है साइमन कमीशन की रिकॉर्ड के अनुसार 1935 का जो अधिनियम है उसमें भारतीयों के साथ चर्चा होनी आवश्यक है। और जो गोलमेज सम्मेलन में जो चर्चा होनी थी तो उसका उद्देश्य क्या था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो थी उस पर विचार करना, नए अधिनियम का प्रारूप तैयार करना, जो 1935 का अधिनियम कहलाएगा। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में दी थी, और इसमें गोलमेज सम्मेलन में 2 भागों में, एक तो भारतीय और दूसरा ब्रिटिश सरकार मिलकर ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। खासतौर से कहीं ना कहीं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो ऐसा रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस समय चरम पर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी ज़्यादा पूरे समूचे भारत में फैल चुका था, तो इसके बड़े नेताओं को अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम शामिल कर लेते हैं तो आंदोलन फीका पड़ जाएगा, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था।
तो इसीलिए गोलमेज सम्मेलन इस उद्देश्य से भी आयोजित किया गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की हम बात करते हैं, जो कि नवंबर 1930 में शुरू हुआ और जनवरी 1931 तक चलता है। कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है वो नवंबर 1930 में शुरू होता है और जनवरी 1931 तक चलता है। लंदन में होता है। लंदन में किस जगह होता है? लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है और लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में होता है। ये सबको जेम्स दी गई थी खाने के लिए, ऐसे याद कर लेना, जेम्स पैलेस में। उद्घाटन इसका सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्षता ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश पीएम उस वक्त थे जिन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड। उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ब्रिटिश औपनिवेश शासन गंगा से सोख कर टेम्स में छोड़ देती है। मतलब पानी को ऐसा कहा गया था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन कुछ इस तरह काम कर रहा है कि गंगा से पानी को सोख कर टेम्स में छोड़ देता है। तो ये किसने कहा था? तो जेम्स सुलीवान ने ये ऐसा कथन कहा था, जेम्स सुलीवान। फिर इससे पहले साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी मई 1930 में, जिसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। तो क्या था इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में खास बिंदु? कि भारत में प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। ऐसा कहा गया था कि भारत में प्रांत जो हैं उसमें उत्तरदायी शासन आए। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया जाए। जो 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया था, तो उसको समाप्त किया जाए, जबकि केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन को लागू किया जाए। और ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत हैं और देशी रियासतें हैं उनको मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाए और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाए। तो ऐसा साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारत की तरफ से, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के थे, कुछ देशी रियासतों के सदस्य थे और कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे या ब्रिटिश प्रवक्ता थे। अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडिया की, तो ब्रिटिश इंडिया के जो थे वो 57 सदस्य थे जो ब्रिटिश इंडिया से आए थे। और उस समय कुल 600 रियासतें, 600 के समथिंग रियासतें हुआ करती थी। तो देशी रियासतों से 16 सदस्य आए थे, जबकि ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश प्रवक्ता थे जो वो भी 16 थे। तो 16 ही ब्रिटिश प्रवक्ता या ब्रिटिश अधिकारी थे, 16 देशी रियासतों से आए थे, बचे 57 लोग ब्रिटिश इंडिया से आए थे। तो इस प्रकार कुल 89 लोगों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ब्रिटिश भारत से कौन कौन आया था? तो कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि कांग्रेस को हमने देखा कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। हिंदू महासभा की ओर से एम.आर. जयकर और वी.एस. मुंजे ने भाग लिया था। तो जयकार मतलब जयकारा लगाते हुए हिंदू महासभा की ओर से एम.आर. जयकर ने और वी.एस. मुंजे ने मजे लेते हुए। लिबरल पार्टी की ओर से तेज बहादुर सप्रू ने और चिंतामणि ने, C.Y. चिंतामणि। तो लिबरल पार्टी ने, क्योंकि लिबरल है ये फ्री है एकदम, इसलिए बहादुर है और चिंता नहीं करती है चिंतामणि, तो इसलिए चिंतामणि ने और तेज बहादुर सप्रू ने लिबरल पार्टी की ओर से भाग लिया था। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, इन सब ने भाग लिया था मुस्लिम लीग की तरफ से। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का नाम तो आता ही है, फिर आगा खां, जिसने आगा खां का नाम मुस्लिम लीग से आता है, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, ये सब लोग भाग लेते हैं मुस्लिम की लीग की तरफ से। फिर जो सिख संप्रदाय है, सिख संप्रदाय की ओर से सरदार पूर्ण सिंह और सरदार उज्ज्वल सिंह ने भाग लिया था। तो सरदार संपूर्ण सिंह और सरदार उज्ज्वल सिंह। दलित समाज की ओर से भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था और पूंजीपति या व्यापारिक वर्ग की ओर से होमी मोदी ने भाग लिया था। यहाँ देखने वाली बात यह है कि दलित वर्ग की ओर से जो भीमराव अम्बेडकर हैं वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या रहा? तो वो परिणाम असफल रहा, क्योंकि बात जो है वो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई, ये थी। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो असफल इसलिए रहा क्योंकि सांप्रदायिकता का जो मुद्दा है उस पर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन ब्रिटिशर्स को लगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया है, तो शायद यही एक कारण है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं रहा है।
तो क्या होता है कि ब्रिटिश की तरफ से उस समय वायसराय भारत में इरविन था, और कांग्रेस की तरफ से जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष क्या हम समझ सकते हैं, कांग्रेस में जो बहुत बड़े नेता के रूप में उस समय छाए हुए थे वो गांधी जी थे। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो वायसराय था इरविन, तो इसकी एक मजबूरी, कुछ वीकनेस थी, और गांधी जी की भी कुछ वीकनेस थी। तो दोनों के बीच एक पैक्ट होता है कि दोनों के बीच एक समझौता होगा। तो क्या क्या दोनों एक दूसरे की शर्तें मानेंगे कि कुछ वीकनेस हम तुम्हारी एक्सेप्ट करेंगे और कुछ आप हमारी। तो इसमें इरविन को क्या मजबूरी नहीं थी कि इरविन ये चाहता था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो असफल रहा है 1930 में जो हुआ है, तो हो सकता है कि गांधी जी यानी कि कांग्रेस के भाग ना लेने से ये असफल रहा है। तो वो चाहते थे कि गांधी जी या कांग्रेस इसमें भाग ले। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था, तो ये इरविन की मजबूरी थी। वो चाहते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता, जिससे राष्ट्रीयता बढ़ रही है, तो इसको कैसे भी समाप्त किया जाए। दोनों की मजबूरियां एक दूसरे को नज़दीक लाती हैं। और गांधी जी की तरफ से क्या था कि 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, और शांतिपूर्ण आंदोलन जो भी होता है वो लगातार नहीं चल सकते हैं, उसमें विराम देने की आवश्यकता होती है। तो गांधी जी की रणनीति यही थी कि कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन है वो लगातार नहीं चल सकता है, तो पहले संघर्ष होता है, फिर उसमें विराम देना ज़रूरी होता है, फिर वापस संघर्ष किया जाता है। तो गांधी जी को ये आंदोलन स्थगित करना ज़रूरी था, अन्यथा लोगों का विश्वास भी हट जाता। ज़्यादा लंबे समय तक जो महिलाएं हैं और व्यापारी वर्ग है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, लेकिन फिर बढ़ता दबाव धीरे धीरे, क्योंकि उन्हें भी अपनी रोजी रोटी करनी है, महिलाएं बहुत समय तक बाहर नहीं रह सकती हैं, तो इसके लिए आंदोलन को विराम देना भी ज़रूरी था। तो गांधी जी ने ये देखा कि इरविन को भी कुछ ऐसी शर्तें हैं जो इरविन हमारी शर्तों को मान सकता है, और हमारे पास भी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि आंदोलन को वापस लेना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों एक दूसरे की मजबूरियों को देखते हुए दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, और गांधी और इरविन एक दूसरे से मिलते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन की मुलाकात होती है, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है, 5 मार्च 1931, याद रख लेना। तो जो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच जो समझौता होता है, तो उसके प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं कि गांधी जी द्वारा स्वीकृत शर्तें, कि गांधी जी को क्या शर्तें इरविन की माननी पड़ी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे गांधी जी, तो ये शर्त मानी गांधी जी ने। दूसरा, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस भाग लेगी, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा है उसमें कांग्रेस को भाग लेना होगा। इरविन ने कुछ शर्तें मानी गांधी जी की, कि जैसे कि शराब या विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने धरना देने का अधिकार मिल गया, तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का अधिकार मिल गया, उन राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप नहीं है, तो ऐसे कैदियों की रिहाई भी की गई, और सरकारी सेवकों को वापस पद दिया जाए जिन्होंने अपने पद को छोड़ दिया था, या फिर जमींदारी वापस दी जाए जिन्होंने अपनी जमींदारी छोड़ दी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो जब 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच जो समझौता होता है, तो इसी समझौते को फिर कांग्रेस के मंच पर गांधी जी ने रखा कि गांधी और इरविन के बीच जो भी समझौता हुआ है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हमें भाग लेना है। तो इसके लिए फिर कराची अधिवेशन बुलाया जाता है 29 मार्च 1931 को। वैसे कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है वो दिसंबर में होता था, लेकिन कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को ही बुला लिया गया। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दिलाना। तो गांधी इरविन पैक्ट में ये साफ साफ कहा गया था कि कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है। तो गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दिलाने के लिए कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को होता है। कराची में गांधी जी का विरोध बहुत हुआ, क्योंकि 23 मार्च 1931 को आपने देखा होगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो सब में ये आलोचना की गई कि गांधी जी अगर चाहते तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, तो इरविन के साथ जो गांधी जी का समझौता हुआ था उसमें गांधी जी अड़ जाते अपनी मांग पर कि भगत सिंह को फांसी ना दी जाए, या फिर उनको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए फांसी को, तो शायद हो सकता है कि भगत सिंह को फांसी नहीं होती। लेकिन गांधी जी ने, कुछ लोग कहते हैं कि इसके बारे में चर्चा ही नहीं की, तो इसकी बहुत अवहेलना की गई कि 23 मार्च 1931 को जब
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। उसके बाद 29 मार्च 1931 को जब कराची अधिवेशन होता है तो इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। फिर कराची अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कराची अधिवेशन ये पहला अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस ने अपना आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। यदि भविष्य में कांग्रेस के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार बनती है तो किस प्रकार आर्थिक कार्यक्रम लागू होगा, ये इसमें निश्चित किया गया था। कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। इसी में मौलिक अधिकारों का प्रारूप बना था। पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया कि पूर्ण स्वराज क्या होगा। जैसे कि हमने देखा था कि 29 मार्च को जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का अधिवेशन किया था, लाहौर अधिवेशन, उसमें पूर्ण स्वराज का मतलब राजनीतिक आज़ादी थी। लेकिन अभी जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ है उसमें पूर्ण स्वराज का मतलब राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक आज़ादी भी है। कि उस समय जैसे एससी और एसटी के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद किया जाता था, बहुत ज़्यादा मतलब भेदभाव था, तो इसको भी आज़ाद किया जाए। तो ये भी, और आर्थिक आधार पर भी जो लोग गरीब हैं उनको भी आर्थिक आज़ादी दी जाए कि ज़मींदारों के नीचे जो कुचल रहे हैं लोग, तो ये सब कहा गया था कि अगर अंग्रेज़ हमें आज़ाद कर भी देते हैं तो ये जो दबे कुचले लोग हैं ये अभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आज़ादी को व्यापक रूप दिया गया कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं होनी चाहिए, ज़मींदारों के चंगुलों से छोटे छोटे जो किसान हैं उनको मुक्त कराना, और समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं, समाज में जो निचले तबके के लोग हैं, एससी के लोग, एसटी के लोग, उनके साथ जो छुआछूत की जो नीति चल रही थी, तो ये इसको समाप्त किया जाए। तो ये है आज़ादी का मतलब। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि वामपंथी आंदोलन का प्रभाव भारत में दिखने लगा था। क्योंकि उस समय तक वामपंथी आंदोलन का प्रभाव भारत में आ चुका था। अब वामपंथी आंदोलन क्या था वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होती है और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में होती है। सितंबर में शुरू हुई और दिसंबर तक चलती है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वायसराय इरविन था और अध्यक्षता ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी और सरकार लेबर पार्टी की थी। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, सितंबर से दिसंबर के बीच। और ये तय किया गया था कि 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन पैक्ट होता है तो उसमें गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, या कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो इसीलिए सितंबर से जो दिसंबर के बीच द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। वायसराय उस समय विलिंगटन वायसराय। अध्यक्ष जो थे वो ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सरकार लेबर पार्टी की थी, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो सरकार होती है वो गठबंधन की सरकार थी, लेकिन पीएम दोनों में रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, और एस राजपूताना जहाज से ये लंदन गए थे। महिला की तरफ से सरोजिनी नायडू शामिल हुई थी, और पूंजीपति वर्ग की तरफ से घनश्याम दास बिरला, और दलित की तरफ से भीमराव अम्बेडकर। तो वायसराय इसमें प्रथम में इरविन था और द्वितीय में विलिंगटन, इतना अंतर है। बाकी सब सरकार इसमें लेबर पार्टी की है और इसमें गठबंधन सरकार है। पीएम दोनों में मैकडोनाल्ड ही थे। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसमें भाग लिया था जिसमें कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे जो एस राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। महिला की तरफ से सरोजिनी नायडू शामिल हुई थी, पूंजीपति वर्ग की तरफ से घनश्याम दास बिरला, और दलित की तरफ से भीमराव अम्बेडकर। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। तो गांधी जी जब दिसंबर से लौटते हैं तो 4 जनवरी 1932 को पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है गांधी जी को, क्योंकि ये लौटने के बाद फिर से आंदोलन को शुरू करने की घोषणा करते हैं। तो इस घोषणा के चलते जेल में बंद कर दिया जाता है गांधी जी को 4 जनवरी 1932 को पूना की यरवदा जेल में, क्योंकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उसमें सांप्रदायिकता के मुद्दे पर फिर से सहमति नहीं बन पाती है। तो गांधी जी ने ये घोषणा की थी कि हम आंदोलन को फिर से जारी रखेंगे। तो 4 जनवरी को फिर पूना की यरवदा जेल में गांधी जी को बंद कर दिया जाता है। फिर इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कि कम्युनल अवार्ड घोषित किया जाता है, जो 16 अगस्त 1932 को आता है, जिसका अन्य नाम सांप्रदायिक पंचाट या मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है इसको।
या सांप्रदायिक पुरस्कार। तो सांप्रदायिक पुरस्कार या सांप्रदायिक पंचाट या मैकडॉनल्ड अवार्ड क्या था? तो ये सबसे पहले तो डेट याद होनी चाहिए, 16 अगस्त 1932 को घोषणा की गई थी इसकी, और इसकी घोषणा ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी, इसलिए इसको मैकडॉनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। तो 16 अगस्त 1932 को ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित की जाएंगी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत। भारत में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जैसे कि मुस्लिम हैं या पारसी हैं या क्रिश्चियन हैं, तो इन सबको उनकी जनसंख्या जितनी है तो उसी के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत। और भारत में जो हिंदू में से एक दलित वर्ग था या दलित समुदाय था, तो उसको अलग करने के लिए अनुसूचित जाति कहा गया, और इस अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता मिली। अब ये अल्पसंख्यक समुदाय है तो इसको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें आरक्षित की जाएंगी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत इन्हें भी सीटें आरक्षित की गई। इन्हें 71 सीटें दी गई सभी प्रांतों में मिलाकर। 16 अगस्त को 1932 को सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद 18 अगस्त 1932 को गांधी जी ने ब्रिटिश पीएम को पत्र लिखा था कि सांप्रदायिक पंचाट की पुनः समीक्षा की जाए। यदि दलित वर्ग को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर सीटें आरक्षित की समीक्षा नहीं की जाती है तो यह निर्णय संशोधित नहीं किया गया तो वो एक माह बाद आमरण अनशन शुरू करेंगे, और ये जेल से ही शुरू करेंगे आमरण अनशन जो है। तो 18 अगस्त 1932 को ही गांधी जी ने ये ब्रिटिश पीएम को पत्र लिखा था कि सांप्रदायिक पंचायत की समीक्षा अगर नहीं होती है और निर्णय को संशोधित नहीं किया जाता है तो गांधी जी यरवदा जेल से ही आमरण अनशन शुरू कर देंगे। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने जेल से ही आमरण अनशन को शुरू किया, पूना की यरवदा जेल से ही। इसके बाद 20 सितंबर को जब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया तो गांधी जी के अनुयायियों ने 24 सितंबर 1932 को गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता यानी कि पूना पैक्ट करवाया। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है जो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। और इसमें भूमिका किसकी रही थी? तो सी राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से भीमराव अंबेडकर को गांधी जी से मुलाकात करने के लिए बुलाया गया। तो ठीक 4 दिन बाद 20 सितंबर को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था पूना की यरवदा जेल से, और 24 सितंबर को फिर गांधी जी और अंबेडकर के बीच मुलाकात होती है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें भूमिका सी राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय की रहती है। कहते हैं कि पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर के बीच तीखी नोकझोंक होती है। अंबेडकर ने कहा था कि जब 1919 में मुस्लिम को जब सीटें आरक्षित की गई थी, फिर 1919 में सिख को, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को जब सीटें मिली थी तब तो विरोध नहीं किया था गांधी जी ने, लेकिन जब दलित को इतना शोषण हो रहा है, राजनीतिक अधिकार मिल रहा है अब, तो बड़ी दिक्कत हो रही है गांधी जी को। ऐसा कुछ दलील पेश की थी गांधी जी के विरुद्ध। गांधी जी ने फिर इसके विरोध में कहा कि दलितों को आरक्षण अल्पसंख्यक मानकर ना मिले, बस हम इसके विरोध में हैं, बल्कि सामान्य आरक्षण प्रणाली के तहत सीटें आरक्षित की जाएं, नहीं तो भारत में अस्पृश्यता कभी ख़त्म नहीं होगी, ये हमेशा बनी रहेगी। गांधी जी ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक को उनका अधिकार ना मिले, हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक को उनका अधिकार मिले लेकिन सामान्य आरक्षण प्रणाली के तहत मिले। गांधी जी ने कहा था कि हम आपको 71 सीटें नहीं 148 सीटें दिलवाएंगे, 148 सीटें आरक्षित की जाएंगी आपके लिए, एससी के लिए, लेकिन प्रांतों में व केंद्रीय सभा में भी एससी के लिए 18% सीटें दी जाएँ। लेकिन बस इस बात पर हम विरोध कर रहे हैं कि अगर जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत अगर आप लोगों के लिए 71 सीटें जो है निश्चित की गई हैं तो इसके तहत जो हिंदू समाज है वो बँट रहा है कहीं ना कहीं। तो इससे बचने के लिए पूना पैक्ट में गांधी जी ने कहा कि 71 सीटों के स्थान पर 148 सीटें एससी के लिए आरक्षित की जाएं और प्रांतों में केंद्रीय सभा में भी एससी के लिए 18% सीटें दी जाएं। सीटें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षित की जाएं और एससी के लिए सीटें आरक्षित भारत में कहीं भी। तो पूना पैक्ट में गांधी जी ने दिखा दिया कि वो एससी के विरोधी नहीं है, बल्कि एससी को यानी कि अनुसूचित जाति को 148 सीटें दिलाना चाहते हैं
यानी कि सीटें कम ना हो, सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, दुगनी से भी ज़्यादा। और इसमें कहाँ से कहाँ मतलब किस जगह से कितनी सीटें आरक्षित की गई एससी के लिए, तो मद्रास विधानसभा यानी कि मद्रास के लिए 30 सीटें आरक्षित की गई। फिर बॉम्बे और सिंध, उस समय एक ही प्रांत हुआ करते थे, यहाँ से 15 सीटें, पंजाब से 8 सीटें, बिहार और उड़ीसा से भी 8 सीटें, सेंट्रल प्रोविंस यानी कि एमपी से 20 सीटें, असम में 7 सीटें, बंगाल में 30 सीटें और संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में 20 सीटें। एससी के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मद्रास से 30 सीटें आरक्षित की गईं और बंगाल से 30 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गईं। संयुक्त प्रांत यूपी से और एमपी से दोनों से 20-20 सीटें आरक्षित की गईं। असम से 7 सीटें, बिहार और उड़ीसा 18 सीटें और बॉम्बे और सिंध से 15 सीटें और पंजाब से 8 सीटें। इसके बाद दलितों के लिए अनेक सामाजिक सुधार में लग गए गांधी जी, जैसे हरिजन पत्र प्रकाशित किया, तो बहुत सारे काम होने लगे। अब हम लास्ट बार एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है मई 1930 में, जिसके आधार पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है दिसंबर 1930 में। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग या कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को होता है। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को फांसी दी जाती है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 में होता है। इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1931 में गांधी जी भाग लेते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के मुद्दे पर जब आम सहमति नहीं बन पाती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी फिर से आकर जनवरी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। इसके बाद पर सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को होती है। फिर पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच होता है 24 सितंबर 1932 को। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन फिर दोबारा से 1932 दिसंबर की तरफ होता है, तो दिसंबर की तरफ 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ही फिर 1935 का अधिनियम सामने आता है और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही 1937 के प्रांतीय चुनाव होते हैं 11 प्रांतों में। अब हम एक नज़र में बिंदुओं को देखने जा रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। साबरमती से दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को। तो ये 24 दिन की यात्रा थी। फिर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी मई 1930 में। तो जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट रखता है मई 1930 में, तो इसी पर चर्चा के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। फिर गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का। फिर सितंबर से दिसंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। इसके बाद 4 जनवरी 1932 को पूना की यरवदा जेल में गांधी जी को बंद कर दिया जाता है। फिर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट या मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा की जाती है और 18 अगस्त को गांधी जी ने पत्र लिखा था। उसके बाद 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। फिर दिसंबर 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। गांधी और इरविन के बीच जो समझौते में गांधी जी को लाभ को सांत्वना पुरस्कार का नाम किसने दिया था, कि गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसमें गांधी जी को जो भी लाभ दिए हैं इरविन ने, तो वो सांत्वना पुरस्कार की गांधी जी को एक तरह से सांत्वना दे दिया है इरविन ने। तो ये किसने कहा था, तो ये कैंपबेल जॉनसन ने कहा था, एलन कैंपबेल जॉनसन। तो हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस भाग नहीं लेती है तो कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के उद्देश्य से ही गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। यहाँ लिखा भी है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में को स्थगित किया जाना प्रस्तावित था 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौते में। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो तेज बहादुर सप्रू ने इसमें गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था तो इसके हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने। गांधी इरविन और गांधी को दो महात्मा किसने कहा था, तो सरोजिनी नायडू ने इरविन और गांधी जी को दो महात्मा कहकर पुकारा था, सरोजिनी नायडू ने।
गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार और भारत के लिए आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन 1931 था उसको गांधी जी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा किसने माना? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कराची अधिवेशन के दौरान लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। फिर हमें ये मिलाना है कि कौन सा पहले घटना हुआ था, कौन सा बाद में। तो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम, सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को, गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। फिर उसके बाद भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कराची अधिवेशन होता है फिर 29 मार्च 1931 को। इसके बाद होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर की तरफ। फिर दोबारा से घटनाओं का सही क्रम, तो गांधी इरविन पैक्ट होता है सबसे पहले, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी फिर 23 मार्च को 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फिर कराची अधिवेशन होता है 29 मार्च 1931 को। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित घटनाओं का फिर दोबारा से वही चीज़ है, सेम देख लेना। अब हम बात कर रहे हैं गोलमेज सम्मेलन की, जो हमने देखे थे अभी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग की तरफ से किसने भाग लिया था? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मौलाना मोहम्मद अली, फिर मोहम्मद सफ़ी, आगा खान, जिन्ना, ये सब लोगों ने मुस्लिम लीग की तरफ से भाग लिया था। यहाँ हमने देखा भी था कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, इन सब लोगों ने भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में चलता है। तो 1930 में आयोजित हुई थी, सही बात है ये। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी इसका उद्देश्य, सही बात है। और इसका आयोजन लंदन में हुआ था। तो ये तीनों बात सही है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में हुआ था लास्ट में, क्योंकि जब मई में रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन की, मई 1930 में रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन दिसंबर की तरफ होता है 1930 में और लंदन में। गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जो लंदन में संपन्न हुआ था गोलमेज सम्मेलन, उसमें ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पाल ने किया था। के.टी. पाल, याद रखना है आपको नाम। फिर इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से, सरोजिनी नायडू ने महिलाओं की तरफ से और मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की तरफ से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। फिर इसके बाद कथन और निष्कर्ष कि जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, ये गलत है, गांधी जी ने किया था। गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था, किंतु आर सही है, ये बात सही है कि गांधी इरविन समझौते 1931 में जो हुआ था कि 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उसमें कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, ये बात बिल्कुल सही है। गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये आपको याद रखना है कि गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने एस राजपूताना जहाज़ से गए थे, तो ये कहाँ ठहरे थे लंदन में? तो किंग्सले हॉल, बड़ा ही स्वागत किया गया किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए गांधी जी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ से गए थे तो उसका नाम क्या था? एस राजपूताना। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिस प्रश्न पर असफल रहा वही था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उस भारतीय का नाम जिसने
3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसीलिए असफल रहा था क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत एससी के लिए सीटों की मांग की थी, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें आरक्षित की जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकें प्रायः प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उसका उसी रूप में उल्लेख गलत हुआ क्योंकि ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे। सही बात है, ये एक ही थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि तीनों ही गोलमेज सम्मेलन जो थे वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 1935 का जो आने वाला अधिनियम है उस पर चर्चा होनी थी कि इसका प्रारूप कैसा होगा, इसमें क्या क्या शर्तें रखी जानी चाहिए। गोलमेज सम्मेलन 1932 में तीसरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्गों की तरफ से अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। सही बात है ये। उसके बाद पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ये भी बात बिल्कुल सही है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया था। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है तो उसमें गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच सहमति नहीं बनती है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो जाता है। इसके बाद जब पूना पैक्ट होता है तो उसमें गांधी जी और अम्बेडकर के बीच मुलाकात होती है। तो इसमें स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं और सिविल सेवाएं हैं, इसमें दलितों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए। गांधी जी ने ऐसा कहा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला हम जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचायत तथा पूना पैक्ट। ये जो हम पढ़ चुके हैं अभी, बस इसका क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।